सवाल ये, क्योंकि एक आवाज देश की राजधानी, देश की सल्तनत से उठी, आपने उसको बुलंद किया और पूरे देश भर में यह जिक्र कि क्या वाकई त्योहारों पर मीट बैन होना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश से जो आदेश आ गया, क्या उम्मीद है दिल्ली से आएगा? नहीं, इस पे ये चर्चा का विषय क्यों है? अगर नवरात्र के पावन पर्व में मंदिरों के आगे दुकान बंद करने का निवेदन कर रहे हैं मांस व्यापारियों से, मुझे लग रहा है ये चर्चा का विषय क्यों हो रहा है पूरे देश में। जब आस्था का विषय है, जब बहनें व्रत रखती है, माताएं व्रत रखती है, व्रत में मंदिर जाती हैं, सामने घंटियां, भाजपाई तो खाएंगे मीट, भाजपाई खुल्लम खुल्ला बीफ खाने की बात करेंगे। गौर साहब मैं लौटूंगा, गौर साहब प्लीज, मैं लौटूंगा, एक बार उनका वर्जन पूरा हो जाए उसके बाद लौटूंगा मैं आपके पास। शराब बेचेंगे उत्तर प्रदेश में, नवरात्रों में आप शराब बेचेंगे देश भर में और देश भर को ज्ञान देंगे। शर्म आनी चाहिए। अब जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, गौर साहब शर्म किसको आनी चाहिए वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, सर्टिफाइड आप नहीं करेंगे सर। मैं लौटूंगा, एक बार नेगी जी की बात पूरी हो जाए फिर लौटूंगा आपके पास। ये करते रहते हैं, ओके, विरोधी लोग हैं ये। नेगी जी कहिए। ये एक वो बताइए, आस्था का विषय है, अगर मंदिरों के आगे मांस की दुकान बंद हो जाए तो इसमें दिक्कत परेशानी क्या है? अगर घंटी बजती है, ठेके भी बंद करवा दीजिए ना विधायक जी, ठेके भी बंद करवा दीजिए, दारू के ठेके देश भर में। आपने तो कराया नहीं 12 साल, यहाँ पे मौलवियों को पाला 12 साल। तो अब तो आपका राज है, आप कराइए ना विधायक जी, कराइए ना ठेके बंद। 48 एमएलए साहब कराइए ना ठेके बंद कराइए ना, देश भर में कराइए। आपको लाभ भी कमाना है, आपको लाभ भी कमाना है और आपको सेलेक्टिव राजनीति भी करनी है। आप दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हो। आपने रेवेन्यू भी लेना है ठेकों का, आपने विधायक जी ठेकों रेवेन्यू भी लेना है। ठीक है, एक सेकंड गौर साहब, लेकिन नेगी साहब ये जो जिक्र अभी कर रहे हैं, गौर जी ये जो जिक्र कर रहे हैं, इनको सभ्यता सिखाइए। ठीक लाइव डिबेट चल रही होती है, आपका नंबर आपने बोल दिया। गौर साहब प्लीज इंटरप्ट ना करें प्लीज, अपनी बात आपने कह दी है, मैं वही डिलीवर कर रहा हूं और वही सवाल लेके जा रहा हूं नेगी साहब के पास। नगर निगम से भी बाहर होने वाले, पर इनको चुप रह नहीं सकते ये लोग। चलिए ठीक है नेगी साहब, लेकिन सीखिए, अपनी बारी का वेट करिए नवीन जी। ओके, लेकिन जो नवीन जी ने बात कही नेगी जी, क्या ये सोचने वाला विषय नहीं है कि एक तरफ एक ही वर्ग को टारगेट करने का प्रयास हो रहा है क्या? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है त्योहार पर, नवरात्र पर कि मीट बैन होना चाहिए तो फिर शराब क्यों नहीं? वो ये भी कह रहे हैं कि अगर दुकानें आप बंद कर रहे हैं तो बड़े बड़े आउटलेट्स को क्यों नहीं बंद करते, केएफसी क्यों नहीं बंद कर देते? जी, आपने पूरा विषय मेरे को लग रहा है सुना नहीं आपने। ठीक, विषय चल रहा है सिर्फ मंदिरों के सामने जो दुकानें, मीट की दुकानें खुली हुई हैं, जो जब मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, घंटी बजाते हैं और सामने मांस की दुकान दिखती है, उसको बंद कराने की बात चल रही है दिल्ली में। हमने ये नहीं कहा कि हम पूरी दिल्ली का ठेका ले रहे हैं, हमने कहा जो दुकानें मंदिरों के आगे खुली है वो बंद होनी चाहिए। ये आस्था का पर्व है और इसमें कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जुड़े हैं लोगों के। जब वो पूजा करता है, सामने मांस की दुकान दिखती है तो कहीं ना कहीं उसे दिक्कत होती है। और जहां तक रही, अगर शराब की दुकान मंदिरों के आगे कहीं है, आप मुझे लिस्ट दीजिए, हम बंद कराएं उसको भी। मतलब ये विषय, ये चर्चा का विषय क्या है? हमने तो सिर्फ मंदिरों के आगे बात करी है। आप पूरे देश में जो विषय को गुमराह करके चलाया जा रहा है बार बार, ये गलत बात है। ओके, जाहिर सी बात है। हालांकि आपने जो बात कही नेगी साहब वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लगता है कि क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में भी कुछ देर पहले ये जानकारी सामने आई और हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया भी कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस त्योहार में यानी कि नवरात्र पर मांस जो है वो बैन नहीं, मांस बिकेगा, प्रतिबंध पूरी तरीके से। तो क्या नेगी जी मैं मानूं कि आपके द्वारा जो उठाई गई आवाज है पूरी दिल्ली में भी लागू हो जाएगा? क्योंकि 27 सालों का इंतजार करना पड़ा। देखो, यूपी में सत्ता 2017 से सत्ता है तो उनको करना आसान है, कई चीजें टेक्निकल चीजें उन्हें पता है। पर अभी हमारी सत्ता आई हुई 1.5 महीना हुआ है और आने वाले समय में ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी। सनातनी सरकार आई 27 साल बाद, जरूर होगा। पर अभी कम से कम हम इतना निवेदन करते हैं, हमने मंदिरों के आगे निवेदन कराया और सारे मांस के व्यापारियों को बुलाकर बात करिए, उनसे सहज उन्होंने स्वीकार किया। खुद ही उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी प्रकार की। और कोई धर्म के नाम पे अगर राजनीति कर रहे हैं ये लोग, तो मेरे को लग रहा नहीं करनी चाहिए इस टाइम। ठीक, लेकिन ये सेलेक्टिव राजनीति का आरोप आप लोग पर भी लगता है कि आप सनातनी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं, यही वजह है कि इस तरीके का जो ओवैसी साहब वहां से मुस्लिम करते हैं, ओवैसी साहब हैदराबाद से, जब वो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा तो हम देख लेंगे हिंदुओं को, तब वो नहीं करते मुस्लिम। अगर हम हिंदू की बात करें, देश में दिल्ली में हिंदू युद्ध के लिए बात करें, तब हम वो हो गए। जब केजरीवाल जी ईद में बाजार खोलते कोरोना काल में,
तब मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं होता। मौलानाओं को 48,000 रुपए थे महीना, वो तब मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं होता। तब 100 करोड़ केजरीवाल जी जब हनुमान मंदिर जाते तब तो आप नहीं बताते। नहीं होता। ठीक, मुझे जवाब देने का भी समय दिया जाए। पर अगर मैं हिंदू देने का भी समय दिया करूं तो ये तुष्टिकरण हो गया हिंदू की। हेमंत जी, इन्होंने सवाल उठाया, मुझे जवाब देने का भी समय। ठीक ठीक, लेकिन इससे एक कदम और आगे, नेगी साहब, इससे एक कदम और आगे आप बढ़ गए सनातनी एजेंडे को बुलंद करने के लिए। अब फलार पार्टी का भी जिक्र हो रहा है कि एक तरफ इफ्तार पार्टी में मुखिया दिखाई दे गई, तो फिर ये एलिगेशन होना शुरू हो गया कि देखिए क्या क्या हो रहा है, सनातनी एजेंडे पर आप चल रहे हैं, तो फलार पार्टी का भी आयोजन होगा। इफ्तिहार दिल्ली में सनातनी सरकार आ चुकी है, इफ्तिहार पार्टी के दिल लग चुके हैं। हाँ। अब दिल्ली में फलार पार्टी होगी, हर वर्ग के हर धर्म के लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। यही वजह है नहीं साहब, यही जिक्र जो आप कर रहे हैं, इसी वजह से ये चिढ़ है, इसी वजह से सवाल है कि क्या आप सेलेक्टिव हैं। क्या बात है, एक बार बताइए, जितनी सारी योजनाएं चल रही हैं देश में, सबको लाभ मिल रहा है। क्या हिंदू भाई को मिल रहा है अकेला लाभ? मुस्लिम भाई भी उठा रहा है। अगर स्वच्छ भारत के तहत शौचालय बन रहे हैं तो मेरे मुस्लिम भाइयों को भी बन रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहे हैं तो मेरे मुस्लिम भाइयों को भी मिल रहा है। पर जहां धर्म आस्था की बात हो रही है, वहां हमने सिर्फ निवेदन किया। हमने कोई लागू थोड़ी करा, हमने निवेदन कर रहे हैं। निवेदन में इनके पेट में दर्द हो रहा है इन लोगों के। ठीक है, लेकिन कई लोगों का रोजगार छिन जाएगा, ये जिक्र करना शुरू उन्होंने कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि इस तरीके की अगर स्थितियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में पूरे देश के अंदर केवल हिंदुओं की बात होगी, धर्मनिरपेक्ष इस देश के अंदर? भैया 1947 में जब देश आजाद हुआ 2% मुस्लिम थे, 2 से 24 हो गए। क्या ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है? जहां पाकिस्तान में हिंदू 24% थे, 1% रह गया। क्या देखिए वहां की स्थिति और यहाँ की स्थिति देखिए, कैसी बात कर रहे हैं। यहाँ पे सब धर्मों को एक समान माना जाता है, पर जहां पे त्योहारों की बात होती है तो एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, दूसरे के सेंटीमेंट को समझना चाहिए। अगर त्योहारों के लेकिन कई राजनीतिक पंडितों ने यह भी कह दिया कि साहब कि भाई आपने होली के लिए कहा, एक अधिकारी हैं संभल के, वो कह रहे हैं कि भाई होली के वक्त में ईद की नमाज घर में पढ़ लें आप, तो फिर नवरात्र भी घर में कर ले, क्या दिक्कत है? ये भी तो एक सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए है। कुछ राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं। एक बार बताइए, नवरात्रि क्या मंदिर नहीं जाएगा आदमी? क्या ये लोग अजान नहीं, वो कह रहे हैं 52 नमाज है तो एक नमाज घर पढ़ लें, तो 9 नवरात्रि है, 9 दिन है तो एक दिन कर लें। ऐसा कोई कंप्रोमाइज करें, वो ये कहना चाह रहे हैं। ये अपने रमजान के महीनों में नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में जाकर, ठीक है, और हम लोग हिंदू होकर घर में पूजा करें, मंदिरों में ना जाएं, ये कहने का मतलब है इस देश में? नहीं, कई राजनीतिक पंडितों ने यही सुझाव दिया, क्योंकि आप अगर बीच का रास्ता निकाल रहे हैं तो कुछ इस तरीके के सुझाव जब अधिकारी दे रहे हैं तो कुछ राजनीतिक पंडित दे रहे हैं। बीच का रास्ता क्यों निकालना है? इस देश में मंदिर बने हैं, मंदिरों में जाएंगे ना। हमारे आस्था का पर्व है, साल में 2 बार आता है और इसको हमारी मान्यता है, देवी की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। हिंदुस्तान में कौन रोक सकता है हिंदुओं के पर्व को? ठीक है, लेकिन साहब, लेकिन एक आंकड़ा जो हम भी अपने प्रोग्राम के जरिए दिखा रहे हैं कि ये स्थिति है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी मांस खाने में ज्यादा है। तो क्योंकि हमने पूछा भी कई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि भाई इस देश के अंदर जब अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर खान पान में क्यों बंदिश करना भाई, क्यों प्रतिबंध लगाना, क्यों बैन लगाना? जी हम तो यही नहीं कह रहे कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल बंद कर दो। हमने तो ये सुझाव दिया कि मंदिरों के आगे जो सीधी दुकानें जो खुली हुई हैं, खुले में जो मांस बेच रहे हैं, उनको आप बंद करिए। इसमें क्या विषय आ गया? ये विषय को बनाया जा रहा है, ये विषय को तूल पकड़ा जा रहा है, बेमतलब इसको बनाया जा रहा है। सिर्फ बात हुई थी कि मंदिरों के आगे जो मांस की दुकान है उसको बंद करी जाए। हाँ, आस्था का पर्व है, ठीक। लेकिन क्या ये इस बात को केवल सेलेक्टिव राजनीति समझने की वजह से आपको बैकफुट पर लाने का प्रयास है? यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, वहां पर तो मीट खूब परोसा जाएगा, वहां पर आपको बोला नहीं जाएगा, और जो बीफ एक्सपोर्ट्स होता है उसको लेकर भी आप कुछ कहते नहीं है, केवल दिखावा भगवा जो है और दिखावा सनातनी बनने का प्रयास आप लोग करते हैं। हेमंत भाई, मैंने फिर बोला आपको, ये जो विषय है इस विषय को गोल मोल घुमाया जा रहा है। ये विषय सिर्फ इतना था, ये विषय मैंने ही छेड़ा था दिल्ली में। मैंने इतनी बात करी थी कि मांस की दुकानें सिर्फ मंदिर के आगे बंद रही। उसके बाद ये विषय मतलब घूमे जा रहा है। क्यों घूम रहा है विषय? हमने कहा खुले में जो मांस मंदिरों के आगे बेच रहे हैं वो 9 दिन बंद रहे, और व्यापारी मान भी गए, बात भी हो गई। तो उसके बाद इस विषय में इतनी बहस करना मुझे लग रहा है ये विषय से भटकने वाली बात है। कि आपका ये कहना है कि इस तरीके का जिक्र करने की वजह से केवल सियासतदानों के पेट में दर्द हुआ है, जिनकी शायद दुकानें चल रही थी, इसी वजह से इस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए कम से कम हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल।